बजटिंग एक ऐसा एरिया है जिसको फेडरल गवर्नमेंट भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी देखती है। हम इसको अपने आज के में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो बजट्स हैं, इसका बजट का जो हमारा स्कोप है वो कॉरपोरेशन है, ठीक है। इस बजट के स्कोप पे जाने से पहले थोड़ा सा ओवरऑल एक बजट के बारे में आप सबने सुन रखा है कि जैसे अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारा जो बजट है वो आपका 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होता है। हमारा नॉर्मली जो पीरियड होता है वो 1 साल का होता है। तो बजट को जरा गौर से देखा जाए कि बजट के अंदर क्या है, वो किसी कंपनी का है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का है, और अगर बजट किसी पहले चीज होती है वो उसकी इनफ्लो होती है। सर आपकी आवाज बहुत रुक रही। सर आवाज बिल्कुल नहीं सही है सर। अगर किसी मुल्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो उसके रेवेन्यूज के डिफरेंट हेड्स होते जाता है, वो टैक्सेस होता है। टैक्सेस फिर जो सिर्फ 1 मिनट बाद मैं दोबारा इशू है ना, इशू दे रहे। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आवाज आ रही होगी। जैसा कि मैंने बताया कि बेसिकली बजट आपका जो ओवरऑल इनफ्लो होता है और आउटफ्लो होता है उसकी प्लानिंग होते हैं। बेसिकली याद रखो कि जैसे ही आपके पास बजटिंग की बात या बजट काइंड ऑफ बजट, आपके पास फंक्शनल बजट, आपके पास मास्टर बजट होते हैं, लेकिन मेरा फोकस सिर्फ बजट के वर्ड के ऊपर। बजट की बात की जाती है तो बजट का जो मीनिंग है वो बेसिकली प्लानिंग का आपका जो भी बजट के बजट डॉक्यूमेंट के अंदर जितना भी आपके पास डेटा होता है वो एक्चुअल नहीं होता। इसका मुझे इंटरनेट के इशू नजर आ रहा है अगेन। तो कौन से हेड से कितनी अमाउंट का इनफ्लो है और फिर उसके एंड पे हमें कितनी अमाउंट को आउटफ्लो करना है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस, और नेट हमारे पास क्या आएगा। या तो आपका बजट दो सर एक्सक्यूज मी, बजट पे बात करते हैं या हम बोलते हैं कि बजट सरप्लस में है। सरप्लस बजट से मुराद ये होती है क्या क्या बताएं
ओवरऑल बजट इज अ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ प्लान ऑफ एक्शन। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखें कि बजट कोई सा बजट है, बजट डॉक्यूमेंट है, बजट प्लानिंग है, बजट कंट्रोलिंग है, वट एवर बजट, वो आपको क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ फिगर्स और जैसा बताया कि बजट हमेशा अगले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, प्लानिंग होता है और बजट सेट आउट कास्ट एंड रेवेन्यू। अगेन दो मेजर हमारे पास चीजें होती हैं। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूँ कि हम अपने ओवरऑल भी एक्सप्लेन कि जिससे टारगेट सेट किए पास जो सबसे इंपॉर्टेंट बजट होता है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे, सेल्स बजट होते हैं। हम डिसाइड करेंगे कि हम डिस्ट्रिक्ट ए बी सी के अंदर नेक्स्ट फाइनेंशियल नेक्स्ट जो हमारा क्वार्टर है या इवन नेक्स्ट मंथ है हमारा, उसके अंदर हमने कितनी सेल करनी है। हम सपोज करते हैं हाँ होते हैं, वो जब बनाए जाते हैं तो उसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो ये होता है कि आपके पास हिस्टोरिकल एक्चुअल डेटा आपके पास मौजूद हो कि जी पिछले 2 साल 4 साल या जितने भी ज्यादा सालों का डेटा आपके पास होगा, उतना ही आपका बजट भी ज्यादा इफेक्टिवली प्रिपेयर किया जाएगा, वन थिंग। और दूसरी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेटेड आपके पास प्रोफेशनल जजमेंट। तो जी हमारे वगैरह वगैरह एक्सक्यूज मी सर, सर एक्सक्यूज मी, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। पास का एक ट्रेंड आपके पास मौजूद है, लेकिन बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं जो आपका ये लेक्चर है, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बजटिंग जो है वो प्लस माइनस का खेल है। इसमें कोई इतनी खास चीज नहीं है, क्योंकि हमने आपको सारा डेटा, आपकी प्रोफेशनल जजमेंट, पास्ट हिस्ट्री, सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपने सिर्फ और सिर्फ उनको प्लस माइनस करके उसको आगे लेके चलना होगा। अब जहां तक बजट का ताल्लुक है, इसमें अगर गौर करें तो बजट के दो बड़े पार्ट्स हैं, डिवीजन ऑफ बजट या क्लासिफिकेशन ऑफ बजट, या जब टाइप्स ऑफ बजट की बात की जाए, नंबर 1 बजट की टाइप हमारे पास फंक्शनल बजट। अब फंक्शनल बजट को देखा जाए तो फंक्शनल बजट जैसा कि नाम के जो बिजनेस के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उसकी बेसिस पे आपने बजटिंग करनी होती है। देखें जिसमें बिजनेस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि सेल्स करनी है, बिजनेस को एक और भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लेकिन प्रोडक्शन करनी है और प्रोडक्शन के साथ साथ उन्होंने चीजों को जो आपकी रॉ मटेरियल है उसको परचेज करना है, ये भी अनदर फंक्शन है। इसके साथ साथ के बारे में उन्होंने चीजों को देखना है, एफओएस सारे फंक्शंस हैं, इनकी बेस पे आपके फंक्शनल बजट बनते हैं। और दूसरा बजट हमारे पास है मास्टर बजट। आप ऐसा समझें कि जैसे मास्टर बजट में हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसमें हम देख लेंगे कैश और दूसरी चीजें हम बनाते हैं। फंक्शनल बजट को जरा गौर से देखें। फंक्शनल बजट में याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बजट, और प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये लेक्चर में या आपके इस कोर्स के अंदर तो बिल्कुल बड़ा सिंपल सा सारा डेटा आपको गिवन होगा, आपने प्लस माइनस करके प्रॉपर फॉर्मेट के साथ उसको अपने उसके फिगर आउट आपने निकाल देने। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग एक ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए तो उसके अंदर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और इवन नेक्स्ट क्वार्टर, इवन नेक्स्ट वीक की सेल को फोरकास्ट करना भी कोई आसान काम नहीं होता। उसके लिए ठीक है आपके पास पास्ट डेटा भी मौजूद है, लेकिन साथ साथ आपने फ्यूचर ट्रेंड्स को भी देखना होता है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बजट आपकी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉर्पोरेट बजटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो आपके पास सेल्स बजट है। देखो
हम सेल बजट में क्या करते हैं, हम सेल बजट में अपने रेवेन्यू के टारगेट सेट करते हैं। मैं सपोज करता हूं कि अगर हमने नेक्स्ट मंथ के लिए इन हमने ये और 2 लाख की सेल करने के लिए डेफिनेटली हमारे पास जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो भी उसी क्वांटिटी में हमारे स्टोर में मौजूद होने चाहिए, फिनिश फॉर्म के अंदर होने चाहिए। और डेफिनेटली हम अपने प्रोडक्शन को भी उसी तरह रन करेंगे। और अच्छा, फिर प्रोडक्शन के लिए, हाँ जी, प्रोडक्शन के लिए फिर हमें कुछ इनपुट्स की जरूरत होगी, वो भी हम उसी तनासब से लेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने फोरकास्ट करते हुए कुछ इतना ज्यादा और नहीं किया या इतना ज्यादा मैंने होमवर्क नहीं किया, मैंने फोरकास्ट कर दिया 200,000 और जब नेक्स्ट मंथ में मैं गया तो सिर्फ मेरी सेल 30,000 थी, तो यार जरा बात सुने, जो आपने 170,000 के आइटम अपने स्टोर में स्टोर किए हुए हैं वो आपकी स्पेस भी लेंगे, वो सारी चीजें लेंगे। तो सिंपल मैं बात बताऊं, सबसे पहला बजट है सेल बजट है। अगर सेल बजट आप प्रॉपरली बना लेंगे तो याद रखिएगा आइंदा अगले आने वाले जो बजट हैं वो प्रॉपर बनेंगे। जितनी अदर वेरिएशन आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव वेरिएशन दोनों तरफ से हो सकती है। हाँ, ये भी हो सकता है कि मैंने 200,000 की सेल को फोरकास्ट किया तो आगे 600,000 की सेल का डिमांड आ गया, तो फिर हमें रातों रात हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते या हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि रातों रात हम अपनी फैक्ट्रीज को चला के उस सेल्स को मीट कर सकें। दोनों तरफ से हो सकता है। लेकिन याद रखें, अगर आपने सेल्स को अच्छी तरह फोरकास्ट कर दिया माइनस फिर 10% 10 और 15% ऊपर नीचे अगर भी हो तो कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। आज हम एक बफर स्टॉक की भी बात करेंगे कि हम फोरकास्टिंग भी करेंगे, लेकिन फोरकास्टिंग करेंगे, बजटिंग करेंगे, लेकिन साथ साथ हम अपने पास कुछ बफर स्टॉक जिसको सेफ्टी स्टॉक कहते हैं वो भी हम मेंटेन करेंगे। लेकिन ओवरऑल में मेरा जो पॉइंट है वो बेटा ये है कि सेल बजट सबसे इंपॉर्टेंट बजट है। अगर सेल बजट को आपने अच्छी तरह से प्लान कर दिया तो दूसरे जो बजट हैं उनको भी सेल बजट के साथ अलाइन किया जाएगा तो वो भी आपके पास बड़े अच्छे बनेंगे। लिहाजा सबसे पहले देखो, अच्छा, इसकी फंक्शन बजट की एक थोड़ा सा सीक्वेंस के लिए 2 बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहले देखो, सेल्स हम फोरकास्ट करेंगे। अब सेल जैसे मैंने फोरकास्ट किया तो उसके बाद दूसरी जो चीज हम फोरकास्ट करेंगे डेफिनेटली हम प्रोडक्शन फोरकास्ट करेंगे। हाँ, सेल बजट के सेल बनेगा। बजट आपके पास देखूंगा कि ऑलरेडी जो मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री थी वो कितनी थी और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो मैं एज ए बफर स्टॉक मेंटेन करना चाहता हूँ वो पर टू सिंपल सेल बजट के साथ साथ हम डिजाइन करेंगे प्रोडक्शन बजट। अभी आगे जब प्रोडक्शन बजट हम बेटा प्रॉपर्ली बनाएंगे तो को दोबारा वहां पे डिस्कस कर लूंगा। अब देखिए, प्रोडक्शन बजट में ये जो चीजें एरर करते हैं वो ये एरर होता है, वो जो प्रोडक्शन बजट है उसको अमाउंट में बनाने की कोशिश करते हैं। नहीं, प्रोडक्शन बजट का अमाउंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। प्रोडक्शन बजट में आपने नंबर ऑफ यूनिट्स बताने हैं कि कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं। हाँ ठीक है, सेल बजट के साथ है, क्योंकि सेल जब करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास टर्म्स ऑफ अमाउंट आएगी, उसकी भी आप काउंटिंग कर सकते हैं। या इवन सेल यूनिट में, लेकिन प्रोडक्ट में अगेन याद रखो कि कभी 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 प्रोडक्शन बजट किसी बुक के अंदर किसी भी जगह में प्रोडक्शन बजट इन अमाउंट हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लिहाजा जब भी आप प्रोडक्शन बनाए तो प्रोडक्शन बजट बनाए तो सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स के अंदर बनाए। और ठीक है, और यूनिट्स के अंदर बनाएंगे तो मैंने जैसे आपको बता दिया कि हमारे पास प्रोडक्शन बजट के अंदर सेल्स के साथ साथ ओपनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री भी मौजूद होती है। तो मेक श्योर कि आपके पास सेल जो है फोरकास्टेड सेल्स नेक्स्ट क्वार्टर की नेक्स्ट पीरियड के लिए वो भी यूनिट्स में होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास ओपनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री भी आपके पास यूनिट्स में।
अब देखिए प्रोडक्शन बजट के साथ हमारा इसके बजट बनाएंगे। देखो प्रोडक्शन बजट में हम नंबर ऑफ यूनिट्स की बात की, लेट सपोज अगर मैं कोई भी मेरा कोई भी प्रोडक्ट बना रहा हूँ, अब क्वेश्चन ये है कि वो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको बनाने के लिए हमें कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट चाहिए होते हैं, उसको उनसे हम बनाते हैं। फिर इसके बाद हम जब प्रोडक्शन डिसाइड कर देंगे थ्रू प्रोडक्शन बजट, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमें कितनी प्रोडक्शन चाहिए, फिर उसके साथ जो नेक्स्ट हम प्लान हैं वो हम प्रोडक्शन प्रोडक्शन का करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि यार जो भी लेट सपोज अगर मैं 50,000 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस कर, फिर इसके बाद जो अदर जो हमारे अदर हैं उसमें हमारे पास इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जिसको हम ऑपरेटिंग यूज करते हैं, एक्सपेंस एक्सपेंस आने होंगे, कितने यूनिट हमने कैलकुलेट करने होंगे, साथ साथ अमाउंट कैलकुलेट करनी होगी, और फिर उसी सेल्स को मीट करने के लिए साथ बफर स्टॉक जो सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना चाहेंगे हम, उसको मीट करने के लिए हम प्रोडक्शन डिजाइन करते हैं यूनिट्स, और फिर उस प्रोडक्शन को मीट करने के लिए हम प्रोडक्शन कास्ट जिसमें हम देख रहे होते हैं कि जो भी हमने यूनिट्स बनाने हैं उनको बनाने के लिए हमें कितना मटेरियल की जरूरत पड़ेगा, उसके लिए साथ कितना हमें लेबर की जरूरत पड़ेगी, और साथ साथ हमारे पास कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की हमें कितनी जरूरत पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ FOH, और इसके साथ साथ फिर कुछ अदर एक्सपेंसेस हैं उनको भी। ये तो फंक्शनल बजट है। और हाँ, याद रखेंगे सबसे पहला स्टेप ही फंक्शनल बजट है। जब आपके पास फंक्शनल बजट कंप्लीट हो जाते हैं, जरा अपने माइंड में अगर आप इनकम स्टेटमेंट को, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप लेके आ जाएं, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के अंदर आप लेके आए, तो तकरीबन आपके एलिमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद एक चीज जो हमने यहाँ पे प्लान नहीं की होती, जो बड़ा जबरदस्त बजट है, मुझे मेरा फेवरेट बजट है, वो दैट इज अ कैश बजट। इसको इंशाल्लाह हमने कल की क्लास में इसको हम देखेंगे, अल्लाह करे कल क्लास हम लें। तो इसमें पहला कैश बजट है, कैश बजट के साथ साथ फिर देखें ये इनकम स्टेटमेंट है, और ये आपके पास बैलेंस शीट है। स्टूडेंट मुझे जरा थोड़ा सा गौर से सुनो, छोटी सी बात मैं आपको करना चाह रहा हूँ, इधर उधर अगर चल रहे हो तो आराम से बैठो नीचे। देखो ये लफ्ज एक लिखा हुआ है प्रोफार्मा, इस तरह से अगर आप गौर करें तो आपके पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो जो इनकम स्टेटमेंट है या बैलेंस शीट है या इवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ भी कुछ लफ्ज लिखे जाते हैं, तो इनकम स्टेटमेंट इसी तरह से समटाइम लिखा हो, तो इस मुराद ये कि ये जो इनकम स्टेटमेंट है ये एक्चुअल नहीं है, ये फोरकास्टेड है, ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए है। जब नेक्स्ट फाइनेंशियल, सिर्फ हमने एज ए प्लानिंग टूल यूज किया हुआ है, और जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड पे हम जाएंगे तो ये जो हमने प्रोफार्मा इनकम स्टेटमेंट एडवांस में बना रखी थी, इसके साथ जो एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट है फिर उसका कंपेरिजन करेंगे, फिर अपने हम हमें कुछ उससे वेरियस मिलेगा, उससे कुछ दोनों का डिफरेंस मिलेगा, जो हमें कुछ बताएगा, ताकि अगले साल के लिए जो हम बजटिंग या प्लानिंग करें वो ज्यादा इफेक्टिवली करें। देखिए मैं तो ये कभी नहीं दुनिया कोई बंदा ये नहीं कह सकता
के जो भी आप प्लान करें या बजट करें, अच्छा करें कि आपने वैसे एक लाइनें लगा दी हैं, एक्चुअल डेटा उसमें बहुत ज्यादा वेरिएट कर रहे हैं उससे, तो फिर आपकी प्लानिंग नहीं है। नेक्स्ट टाइम आपने उन सारी चीजों को आइडेंटिफाई करना है जिसको आपने पहले अकाउंट फॉर नहीं किया, या अगर अकाउंट फॉर किए तो ज्यादा ओवर एस्टिमेशन में किया तो वगैरह। चलिए मैं थोड़ा सा क्विकली आगे चलूंगा। अब इसको प्रिपरेशन करने की जरूरत है। मैं दोबारा से बताता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट बजट, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द बजट, जिस पे सारे बजट का दारोमदार है, पूरी बजटरी प्रोसेस का दारोमदार है। अगर आपने दैट इज अ सेल्स बजट। तो सेल्स बजट प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया बहुत ही मुश्किल है इसको बनाना, इसके लिए बहुत करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको मैं अभी बताऊंगा हमारे यहाँ कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारा डेटा दिया जाएगा, आपने सिर्फ प्लस माइनस ही करना होगा। सेल बजट इज द स्टार्टिंग पॉइंट इन द प्रिपेयरिंग मास्टर बजट। मास्टर बजट में सारी चीजें आपकी आ जाएगी। जब हम इंशाल्लाह ताला यहाँ तक हम पहुंच जाएंगे प्रोफार्मा बैलेंस शीट, तो आप देखेंगे इसके अंदर सारी बजटिंग आ जाएगी, आपके पास सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे तकरीबन जो इनकम स्टेटमेंट में यूज होते हैं या बैलेंस शीट के अंदर यूज होते हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बजट for preparing a master budget. Sale budget is a detailed schedule showing expected sale for the budgeted period. Budgeted period जैसे मैंने आपको बताया, अब फ्यूचर का कोई भी आपका पीरियड होगा, वो साल 6 महीने 1 दिन 10 दिन जो भी आपका है, इट इज एक्सप्रेस इन द बोथ अमाउंट एंड यूनिट्स। ये बात याद रखें कि हमने इसको अमाउंट में भी शो कर सकते हैं और यूनिट्स में भी, और नॉर्मली हम जब बजट बनाएंगे दोनों अमाउंट दोनों चीजों में इसको शो किया जाएगा। The accurate sale budget is the key to the entire budgeting in the same way. If the sale budget is sloppily done, then the rest of budgeting the process is the largely a waste of time. सिर्फ अगर सेल बजट मैंने आपको बताया, सेल बजट को ही आपने ठीक नहीं बनाया तो सारे बजट खराब हो गए। ठीक है, सारे जो बजट हैं, प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट या एडमिन बजट, जितने भी बजट्स हैं, उनका डेटा जो हमसे जो उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन हम उठाएंगे वो आपकी सेल बजट से उठाएंगे। अगर सेल बजट में कुछ इश्यू तो डेफिनेटली इनके अंदर भी इश्यू होगा। The following data are extracted from the ABC Manufacturing Limited. You are required to prepare a sales budget. देखिएगा हमारे पास सारा डेटा मिला हुआ है। हमें उसने ये बताया हुआ है कि वी आर ऑफरिंग 3 प्रोडक्ट, हम 3 किस्म का प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं। नॉर्मली भी जब हम बजटिंग करते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट के नेम या हमारे जो इनपुट्स होते हैं उनको ज्यादातर हम उनके लिए डिफरेंट कोड्स असाइन करते हैं, और इसमें हमने ए बी सी हमारे जो प्रोडक्ट है उनको कोड्स असाइन किए, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी। और देखें यहाँ पे भी आपको ऑलरेडी डेटा गिवन है, ये आपने कहीं अपने लोगों से या मार्केट रिसर्च करके आपने आइडेंटिफाई नहीं करना। मेरे साथ आपको डेटा गिवन है कि कराची के अंदर हम जो अगले जो क्वार्टर के अंदर एस्टिमेट करने जा रहे हैं वो 500 यूनिट सेल आउट होंगे, लाहौर में 4000 होंगे ए का, और इस ए जो हमारे पास प्रोडक्ट है इसकी प्राइस है 40, सिंपल। इस तरह बी जो है 7000 1000 रिस्पेक्टिवली हम वी आर गोइंग टू सोल्ड, और इसकी हैविंग अ प्राइस ऑफ 10 पर यूनिट, एंड देन नेक्स्ट जिसकी हमारे पास है 12000 है, 7000 और इसी तरह से 30। अब देखो इसका बनाना कितना, सबसे पहले देखें हमने जो रूलिंग डिजाइन की है। अगेन आपको पता है कि जो हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अलावा की जो रूलिंग होती है वो कभी भी हमारे पास कोई उस तरह से मतलब फिक्स नहीं होती है, वो अपनी डिजाइन हम अपनी तरफ से डिजाइन कर सकते हैं। इसके फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फिर हमारे पास सिटीज है। अब इसमें देखो हमारे पास कितनी सिटीज है, 2 सिटीज हैं। अगर 4 होती तो इसके लिए 4 बनाते, और अगर 5 होती तो इसके लिए 5 बनाते, और फिर हमने उनकी टोटल का रिकॉर्ड भी हमने साथ साथ मेंटेन किया हुआ। हम इंडिविजुअल सिटी भी मेंटेन करेंगे और ओवरऑल जो हमारे पास ए बी सी का ओवरऑल टोटल उसका अमाउंट जो डेटा होगा वो भी हम मेंटेन करेंगे। अब इसके लिए कितना आसान है कि देखो ये ए प्रोडक्ट है, ए प्रोडक्ट का बजट बनाना कितना आसान है। कराची में क्या है जी, 5000 यूनिट सेल आउट होंगे, यस ये तो नंबर ऑफ यूनिट्स की बात आ गई। अब इसको अगर अमाउंट में कन्वर्ट करना है तो इसका पर यूनिट आपकी सेल प्राइस क्या है, वो 40 है, तो 5000 को 40,000 से 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये देखो ए प्रोडक्ट को बनाना
5000 नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जो कराची में हमने सेल आउट करने, ये वाले सिर्फ जरा गौर से देखें, ये 5000 यूनिट सेल आउट करने, इसको हमने यहाँ पे लिखा, इसकी प्राइस कितनी है 40 प्राइस है, 40 यहाँ पे लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 5000 मल्टीप्लाई बाय 40 200,000। अब हम कह सकते हैं कि जी जो हमारा रीजन है, सपोज करते हैं रीजन कराची और रीजन लाहौर, दो रीजन है जिसकी सेल रीजन के अंदर हम नेक्स्ट फाइनेंशियल जो भी हमारा पीरियड है उसके अंदर हम 5000 नंबर ऑफ यूनिट सेल आउट करेंगे, जो हमारे यूनिट्स हैं, और उसके साथ साथ जो हमें अमाउंट मिलेगी वो 200,000 है। इसी तरह से लाहौर में आ जाए, ये 4000 है, 4000 यहाँ पे लिखा, प्राइस स्टेटेड है। अच्छा एक चीज और छोटी सी नोट करें, ये जो अगर प्राइसेस में आके आप देखें तो इस ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन कास्ट या ड्यू टू द अदर डिफरेंट स्टोरेज कास्ट, हमारी जो प्राइसेस है उसके अंदर भी वेरिएशन हो सकती है। दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल प्राइसिंग। ये आपका प्रोडक्ट उसी प्राइस पे सेल आउट हो रहा है और उसी तरह से लाहौर के अंदर भी सेल आउट हो रहा है। ये देखने 4000 है, 40 है, ये हमने कर दिया, और साथ साथ फिर हमने टोटल को देखें, टोटल भी टोटल में रखे हैं, एक यूनिट्स का रखा है और एक अमाउंट का रखे। तो यूनिट्स 9000 कैसे आए हैं, 4000 हम सेल कराची, 5000 और 4000 हम सेल आउट करेंगे इन लाहौर। 5000 प्लस 4000 इज इक्वल टू 9000, और हमें पता है कि इसकी प्राइस दोनों में स्टेटेड प्राइस है, तो 9000 को मल्टीप्लाई बाय 40 करें तो 360 आपके पास प्राइस आएगी। अब ये सिंपल सा है। इसी तरह से हमने बी सी तीनों को हमने देखना है। बी की बात की जाए तो ये बी जो है आपके पास 7000 कराची में सेल आउट हो रहा है और 1000 आपके पास लाहौर में सेल आउट हो रहा है, प्राइस इसकी 10 है, तो सिंपल हमने बी लिखा, 7000 हमने कराची में लिखा, 1000 हमने लाहौर में लिखा, 10 रुपीज यहाँ बल्कि पूरा आ गया। अच्छा स्टूडेंट, थोड़ा सा इशू भी है, ये अभी फिर लाइट का थोड़ा सा इशू है, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ तो थोड़ा सा गुजारा करें, ठीक है। ये सेल बजट है, ये इजी है। अच्छा इसी तरह से फिर हम इसको बनाएंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, और जब कंप्लीट करेंगे तो फिर आखिर में हम इसको चेकआउट भी कर सकते हैं कि यार ये हमने इसके अंदर जो कॉलम है, ये दोनों दोनों प्रोडक्ट का टोटल शो कर रहा है कि 7000 आपके पास यूनिट सेल आउट करने अपने कराची के अंदर, 1000 आपने लाहौर में प्लस करें, और हमारे पास 10 रुपीज पर यूनिट सेल प्राइस है, तो उसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 80,000 बनता है। आखिर में देखो हमने जो कराची के अंदर सेल आउट किया कुछ नहीं, अगर स्टेटेड प्राइस होती तो डेफिनेटली लाहौर में भी हम देख सकते हैं कि कराची के अंदर हमारे ज्यादा सेल्स है 24,000, लाहौर के अंदर उसका हाफ सेल है 12,000, और फिर अगर आप टोटल करें तो ये 24,000 और 12,000 इनको सम करें तो 36,000 बनता है टोटल नंबर ऑफ यूनिट जो हमने इस नेक्स्ट क्वार्टर के लिए सेल करने का हम जो टारगेट हमने फिक्स किया है वो 36,000 यूनिट्स हैं, सारे जितने भी हमारे पास तीनों जो प्रोडक्ट है उनकी, और फिर उनकी इंडिविजुअल अमाउंट के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है, तो उससे हमारे पास जो आपके पास 1 मिलियन और कुछ अमाउंट आपके पास आंसर आ गया। अब थोड़ा सा इसी को थोड़ा सा डिफरेंट केस को देखते हैं। एक और सेल बजट है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा हमें कुछ परसेंटेजेस दी गई हैं, इस तरह से हमारे पास कुछ एब्सोल्यूट वैल्यू, चूंकि आपको पता है कि फोरकास्टिंग में एब्सोल्यूट एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो आपने भी देखा होगा
कि फोरकास्टिंग की डिफरेंट टेक्निक्स के अंदर डिफरेंट रेंजेस समटाइम यूज होती है या डिफरेंट परसेंटेजेस यूज होती हैं। रेंजेस इस तरह यूज होती है नॉर्मली कि जी हम इंशाल्लाह प्रॉफिट अर्न करेंगे 15 to 20%, कि जी मिनिमम 15 हो सकता है और मैक्सिमम 20 हो सकता है, इस तरह की रेंज दी जाती है। समटाइम आपको कुछ परसेंटेज दी जाती है कि जी हो सके कि जी नेक्स्ट टाइम हमारा प्रॉफिट जो है उस सेल्स के 20% ऑफ सेल्स इंशाल्लाह हम अर्न करेंगे, तो इस तरह की चीजें होती हैं। इसमें भी कुछ परसेंटेजेस आपको गिवन है जिसकी बेस पे आपने अपना सेल्स बजट को डिजाइन करना है। एस्टिमेटेड क्वेश्चन नंबर 2, estimated sale percentage for the first 3 month period for upcoming year of the Midland company। 3 क्वार्टरली प्लानिंग कर रहे हैं जी। अच्छा, इन्होंने प्लानिंग की, इसमें क्या देखा है इन्होंने ये देखा कि कराची इनका एक रीजन है, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर। इन्होंने अपना पूरी कंट्री को चार मेजर पार्ट्स में डिवाइड किए गए, उनको डिफरेंट 1 2 3 4 रीजन में डिवाइड किए गए। अब जरा देखें कि ये कह रहे हैं कि इनकी जो सेल्स होगी आपके पास जनवरी के अंदर, फरवरी के अंदर, मार्च और अप्रैल के अंदर इन्होंने आपको ऑलरेडी सेल किए बने। अब पहले कराची की बात करते हैं। तो हम सीजनल इफेक्ट भी जरूर देखते हैं और इसके साथ साथ भी डिफरेंट इफेक्ट देखते हैं। समटाइम आपने देखा होगा कि एक प्रोडक्ट जो है वो हो सकता है कि दिसंबर में उसका पीक, लेकिन जैसे ही जनवरी फरवरी मार्च आए तो वो डिक्लाइनिंग की तरफ जाए या वाइस वर्सा भी जा सकती है। तो इसको हमने देखा कि इसका जो पीक है ऑलमोस्ट वो जनवरी के अंदर पीक है इसका 50% हम जनवरी में करेंगे। इसका बेनिफिट ये भी होता है कि आप अपनी प्रोडक्शन को अलाइन कर सकते हैं। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट कास्ट जो है इन्वेंट्री की कास्ट वगैरह को आप सेव कर सकते हैं। तो सिंपल ये कह रहा है कि कराची में, ये नीचे डेटा भी साथ साथ हम इसको अटैच करते हैं। टोटल सेल इन्होंने कैलकुलेट कर रखी है कि 20,000 नंबर ऑफ यूनिट सेल होंगे, लेकिन 20,000 जो नंबर ऑफ यूनिट कराची में सेल होंगे उसमें क्वार्टर के पहला मंथ जो जनवरी है उसमें 50% सेल हो जाएंगे, फरवरी में 30% होंगे और जो है आपके पास 20% मार्च में सेल हो जाएंगे। इस तरह इस क्वार्टर के अंदर 100% सेल। 50 जो सेल है वो जनवरी के महीने में होगी, 30 इस्लामाबाद और पेशावर के भी आपके पास नंबर मौजूद है। मेक श्योर कि एट द एंड ऑफ अ क्वार्टर आपकी परसेंटेजेस 100 होनी चाहिए और सेल भी किए बने। और इसमें भी देख लें एस्टिमेटेड यूनिट सेल एट द रेट ऑफ 2 पर यूनिट। यहाँ पे भी आपको फिक्स्ड प्राइस दी गई है कि आपका कोई भी रीजन है या कोई भी टाइम पीरियड है तो आपकी प्राइसेस में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, प्राइसेस में डिफरेंस हो सकता है, आपके टाइम बेस में भी डिफरेंस हो सकता है और आपके रीजन बेस्ड पे भी आपका डिफरेंस हो सकता है। तो हमने इसका बनाना भी बड़ा आसान है। अब जरा गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे जो गिवन है वो 3 आपके पास क्वार्टर आपके पास गिवन है, 1 क्वार्टर गिवन है। तो हम इसको क्वार्टरली डिजाइन करेंगे। हमने लिखा जनवरी, फरवरी, मार्च और पहले हमारा रीजन चूंकि कराची, हमने कराची लिखा। और एक्सक्यूज मी सिर्फ 1 मिनट।
अच्छा जी, मैं इस पे बात कर रहा था कि देखिए कराची की जो हमारे पास कराची में टोटल नंबर ऑफ यूनिट हमने सेल आउट करने हैं वो तो 20,000 है। अब जरा देखें 20,000 हम चूंकि एक महीने में सेल आउट नहीं कर रहे, हम 20,000 का जो 50% है वो जनवरी में 30% इसी तरह से लेकिन पहले हमने यूनिट्स के अंदर ये जनवरी का था यूनिट, और 20,000 का जो 50% बनता है वो 10 हम जो सेल आउट करेंगे जनवरी में कराची रीजन में करेंगे के लिए हमें पता है कि पर यूनिट के लिए फिक्स अमाउंट हमें गिवन है 2 पर यूनिट, तो उसके साथ 2 से मल्टीप्लाई हमारे पास 2,000, तो फिर तीन मंथ और अल्टीमेटली एक यूनिट का जो हमारा है वो 2 रुपीज, कम 20 मल्टीप्लाई 2 करें तो हमारे पास यहाँ पे 40 करते हैं। फिर हम आगे जाते हैं। मुझे बिल्कुल नजर आ रहा है कि ये सिग्नल कुछ ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपने खुद कोशिश करनी है जहाँ पे मेरी आवाज कुछ अगर कम होती है या कुछ होती है तो आप खुद इसको थोड़ा सा देख लें। सिंपल सिंपल सी चीजें मैं सिर्फ लाहौर को देख, तो जो क्वार्टरली से सेकंड स्टेप हम देखते हैं अगेन। कुछ इंटरनेट की चीजें मुझे नजर आ रही हैं, कभी वो ऑन होता है या ऑफ होता है, आप गुजारा करें इसमें। लाहौर में हम सेकंड देखेंगे। लाहौर में देखें तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट हमने सेल करनी है लाहौर के अंदर वो 30,000 है, और 30,000 के लिए परसेंटेज जो हमारे पास गिवन है उनको जरा गौर से देखें तो 55%, 30%, 15%। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी। तो कितना हमने सेल आउट करना है जी? 30,000 टोटल क्वार्टर में करना है, या फिर 30,000 आगे 30,000 के साथ साथ जो हमने सेल करना है इन इन जनवरी पूरे 30% ही है, 30,000 हमने टोटल सेल करनी है इन होल क्वार्टर। लेकिन हम देखेंगे मार्च में कितनी सेल करनी है, तो मार्च में 15% करनी है। तो हम 30,000 का इसी प्रोसेस को आपने इस्लामाबाद और पेशावर के लिए भी आपने उसको अप्लाई करना है, और जब आप अप्लाई कर देंगे फिर हमने इसको टोटल आपका लेआउट देखना है बजट का। तो ये देख लें 51,500 हमारे पास जो यूनिट थे हम
जनवरी में जो हमने सुनी है वो हमने 51 क्वांटिटी आपके पास ये भी गेम है 20,000 ये सारे आपको डिफरेंट रीजन की वैल्यूज को अगर सम करें तो आपके पास 100,000 ये आपने 2 से इसको मल्टीप्लाई किए तो आपका ये बन गया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये तो सेल बजट था जिसको मैंने आपको देखा, आपने देखा कि सेल बजट में सिर्फ और सिर्फ हम मल्टीप्लाई करते हैं। हमें रीजन बेस भी दिया जा सकता है, हमें टाइम बेस भी दिया जा सकता है, या कुछ चेंज करके भी दिया जा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली हमने हमने सिर्फ ये उसके सेल्स करनी है यूनिट टर्म के अंदर और कितनी सेल्स करनी है हमने अमाउंट टर्म्स के अंदर, जो भी आपको सिंपल टाइम आपने करना ये प्रैक्टिकली तो ये बात बहुत काम करेंगे तो
बेटे डिजायर एंडिंग इन्वेंट्री से मुराद में आपको नहीं लिखना, आपने कभी आपको यूनिट्स में मर्ज चीजें चाहिए, एंडिंग और ओपनिंग इन्वेंट्री भी आपको यूनिट्स में चाहिए, सर दे रहा हूँ कि नॉर्मली कुछ स्टूडेंट ऐसे तरह करते हैं, कुछ लेते हैं और कुछ मापते हैं, तो वो फिर आपस में ठीक नहीं है, एप्पल शुड डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे इसको प्लस यहाँ पे क्यों किया जाता है ना? एक चीज हमें ये चाहिए कि हमने सेल्स करनी है मार्केट में 40,000, लेकिन उसके साथ साथ अपने आप को मुतमिन करने के लिए हम अपना क्लोजिंग बफर स्टॉक भी मेंटेन करेंगे, जिसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे। जब आपके सेल हो जाएगी चीजें जो बच जाएंगी आपके पास, ठीक है, हमने ये डिसाइड किया कि 40,000 हमने सेल्स करनी है, लेकिन साथ जो बफर स्टॉक मेंटेन करना है वो भी 10,000 मेंटेन करना है। तो इसका मतलब ये है हमने 50,000 इस दफा प्रोड्यूस करना है। लेकिन एक और चीज है, आपका कोई आज से तो बिजनेस से स्टार्ट कर रहे हैं ना, हम अज्यूम कर रहे हैं कि आज से हमने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, बिजनेस है। अब जरा गौर से सुनो, अगर ये रनिंग बिजनेस है तो ये जो जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं ये ऑलरेडी फैक्ट्री में मौजूद होगा ना, पिछला महीना जो गुजरा है। अभी तो हम अगले महीने की प्लानिंग कर रहे हैं ना। आप ऐसा समझे कि हम नवंबर की प्लानिंग कर और हमें पता है जो अक्टूबर का एंडिंग स्टार्ट है माइनस ओपनिंग स्टार्ट अगेन, ये दो चीजों को देखें तो ये दो चीजें तो मीट करते हैं। आज अक्टूबर के अंदर है, ठीक है, नवंबर में हमने 40,000 सेल करेंगे, 10,000 हम अपना बफर स्टॉक मेंटेन करेंगे। लेकिन एक और चीज है, जब हम नवंबर फर्स्ट में खड़े होंगे तो यार हमारी जो फैक्ट्री ऑलरेडी चल रही है उसके अंदर, जो फैक्ट्री के अंदर हमारे पास कुछ प्रोडक्ट पड़ी हुई है इन द फॉर्म ऑफ अ फिनिश गुड, इन द फॉर्म ऑफ अ क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो भी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। उनको माइनस करेंगे, माइनस इसलिए करेंगे कि वो ऑलरेडी कंप्लीट पड़ी हुई है, जो अनसोल्ड है, वो पिछले महीने में क्लोजिंग के ओपनिंग है, तो हम इसको ओपनिंग करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास प्रोडक्शन बजट हमारा कंफर्म हो जाएगा कि अभी हमने कितनी प्रोडक्शन करनी है। चलो इसको एक क्वेश्चन के अंदर देखते हैं ज्यादा। द एबीसी कंपनी सेल फोरकास्ट फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। अब सिर्फ पॉइंट याद रखें कि हमारे पास प्रोडक्शन बजट के लिए 3 एलिमेंट्स होने जरूरी है। एक फोरकास्टेड सेल होनी चाहिए, फिर हम क्लोजिंग इन्वेंट्रीज में प्लस करेंगे, टोटल रिक्वायरमेंट बन जाएगी, और फिर हमारे पास जो ऑलरेडी मौजूद बने हुए पड़े हुए हैं ऑलरेडी हमारे फैक्ट्री के अंदर, जो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है उसको माइनस करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। लिहाजा फोरकास्टेड सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक हमारे पास मौजूद होना चाहिए और इन यूनिट्स होना चाहिए, तो हमारा आराम से प्रोडक्शन बजट बन जाएगा। अब प्रोडक्शन बजट में देखो तो एक्सपेक्टेड सेल आपके पास ये मौजूद है, हमारे पास एक्स वाई और जी 3 प्रोडक्ट हैं, उनका सेल जो हम एक्सपेक्ट करने एक्सपेक्टेड सेल है वो 21,000, 37,000, 544,300 रिस्पेक्टिवली हमारे पास मौजूद है। ठीक हो गया जी। फिर क्या है, फिर हमारे पास उसकी इन्वेंट्रीज भी मौजूद है। ओके, हमें ये तीन ही चीजें चाहिए। इसी तरह से एक्स वाई जी प्रोडक्ट हैं, और यहाँ पे जरा यहाँ ये डिसाइड करना है ओपनिंग या क्लोजिंग का नाम नहीं लिखा हुआ लेकिन मंथ दी हुई, तो हमें पता है कि मार्च का महीना पहले आता है तो ये ओपनिंग है, जून उसके बाद आता है, डेफिनेटली आपका क्लोजिंग है। जब आपके पास जनवरी और दिसंबर की इन्वेंट्री
जनवरी की इन्वेंट्री जो है 2019 की वो आपके पास ओपनिंग है, और जो दिसंबर 2019 की इन्वेंट्री है वो आपके पास क्लोजिंग है। इसी तरह इसी इसको भी लिख लिया। अब जरा देखें, हम अपनी रूलिंग करेंगे। रूलिंग में सिर्फ चीज याद रखिएगा कि जितने भी आपके पास प्रोडक्ट हैं उतने ही आपने कॉलम डिजाइन करने हैं, और डिस्क्रिप्शन के लिए कॉलम रखने हैं जिसमें हम लिखेंगे हुआ था आपके पास। आपने स्टार्ट करना है फोरकास्टेड सेल से क्लोजिंग इन्वेंट्री को प्लस करना है और ओपनिंग इन्वेंट्री को माइनस करना है। तो इसी तरह से हमने बजटेड सेल देखा। बजटेड सेल ऑलरेडी बिगिन था 21,000 था, एक्स के लिए 13,500 जी मौजूद था, हमने लिख लिया। उसके बाद हमें दूसरी चीज जो चाहिए वो हमें क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। तो क्लोजिंग स्टॉक जैसा कि हमने बता दिया, ये जून वाला क्लोजिंग स्टॉक है 6,200, 10,500 और 12,200। तो ये देखो इसी तरह रिस्पेक्टिवली हमने एक्सपेक्टेड इन्वेंट्री भी यहाँ पे लिख ली। तो ये इसे इन दोनों को प्लस करें तो इसको नॉर्मली हम बोलते हैं टोटल रिक्वायरमेंट। हमारे जो नेक्स्ट जो क्वार्टर है उसकी टोटल रिक्वायरमेंट आपके पास ये है। एक तो आपने सेल्स करनी है और सेल के साथ साथ आपने बफर स्टॉक भी मेंटेन कर रखा है। अब क्वेश्चन ये है कि ये तो टोटल रिक्वायरमेंट है ना, तो हम प्रोडक्शन कितना करें कि हम इस रिक्वायरमेंट को पूरा करें। तो देखो ना, हमने अगर इसकी एक्स का हमने बना के देना है तो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन अगर कुछ ऑलरेडी मौजूद है तो हमें फिर उतना कम बनाएंगे, इसीलिए इसको माइनस कर रहे हैं। तो ओपनिंग स्टॉक यस, ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास तीनों की गिवन है 58,000, 10,600, 13,000 रिस्पेक्टिवली। इनको अगर आप टोटल मान लिया तो फिर हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आ गई। ये देख लें, इसका मतलब ये है कि हमने जो प्रोडक्शन लेनी है अगले साल सेल आउट करने हमारी एस्टिमेशन है, और उसके साथ साथ बफर स्टॉक से 1,000 और जो ऑलरेडी मौजूद हमारे पास पड़े हुए हैं उनको माइनस करेंगे। तो हमने 21 जब हम नए बना लेंगे इस महीने में तो अल्टीमेटली हमारे पास 27,200 का टारगेट मीट हो जाएगा। 800 वो पिछले फाइनेंशियल ईयर से भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। क्वेश्चन भी था इसी पैटर्न के अंदर, सिर्फ जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इसमें देख लें ये तीनों चीजें अवेलेबल हैं हमारे पास। एस्टिमेटेड स्टॉक हमारे पास, एस्टिमेटेड स्टॉक एट जनवरी मौजूद है, एस्टिमेटेड सेल हमारे पास मौजूद है, और साथ साथ एस्टिमेटेड स्टॉक एट मार्च हमारे पास मौजूद है। दिस मीन जनवरी वाला ओपनिंग स्टॉक है और मार्च वाला क्लोजिंग स्टॉक और एस्टिमेटेड सेल भी हमें दी हुई है। हम स्टार्ट करेंगे, पहले देखेंगे पी क्यू आर एस, 4 हमारे पास प्रोडक्ट है, 4 हम यहाँ पे कॉलम बना देंगे। उसके साथ सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेल से 5,000, 7,500 वगैरह वगैरह ये हम लिखेंगे। उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस करेंगे, ये हमारे पास 1,500, 2,500 हमारी ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। टोटल रिक्वायर हमारी बन जाएगी और उससे हम ओपनिंग इन्वेंट्री जो है उसको माइनस करेंगे, तो अल्टीमेटली जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास प्रोडक्शन बजट की वैल्यू आ जाएगी। ये ओवरऑल प्रोडक्शन बजट हम इस तरह से बनाते हैं। थोड़ा सा आगे जाते हैं। नेक्स्ट जो इसी के साथ जुड़ा हुआ और इसी के साथ नथी जो आपका बजट है वो आपके पास प्रोडक्शन कास्ट बजट है। देखो सेल बजट में हमने ये कंफर्म कर दिया कि हमने कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल आउट करना है। अब उन नंबर ऑफ यूनिट को जो कि हमने सेल करना है तो फिर हमें उनको बनाना भी है, बिकॉज वी आर अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। उनको बनाने के लिए हमने प्रोडक्शन बजट को उसके साथ अलाइन किया, उतनी सेल्स भी उस सेल के साथ बफर स्टॉक का भी प्लस किया, और जो ऑलरेडी स्टॉक अवेलेबल था उसको माइनस किया। तो हमें पता चल गया कि हमें कितनी जो हमारी प्रोडक्शन की क्या रिक्वायरमेंट है उसको हमें क्या मीट करना है। अब हमें अगर ये पता चल गया है कि जी 5,500 हमने प्रोडक्ट पी बनाना है जिससे हमारी सेल भी मीट हो जाएगी, बफर स्टॉक का भी हमारे पास कोई इशू नहीं रहेगा। अब क्वेश्चन ये है जो 5,500 नंबर जो प्रोडक्ट आप बनने हैं तो ये इस तरह तो नहीं बनते हैं। इनको बनाने के लिए तो हमें इसके लिए इन पे डिफरेंट कास्टें होती हैं, और आपको पता है कास्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 बड़े हेड होते हैं।
एक मटेरियल सेक्शन होता है, मटेरियल का हेड होता है, दूसरा एफओएच का हेड होता है, और तीसरा लेबर का हेड होता है। तो हम फिर अब इसके बाद हम ये देखना चाहेंगे कि ये कितना, एक यूनिट को बनाने के लिए कितना लेबर यूज हो रहा है और एक यूनिट को बनाने के लिए कितना एफओएच यूज हो रहा है। फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे 5500 के साथ, और फिर इसी तरह से प्लस माइनस करेंगे। और फिर हमें, आपको मैंने ये भी बता दिया कि अजम्पशन ये भी अपने माइंड में रखनी है कि दिस इज नॉट अ न्यू बिजनेस। ये ऐसा बिजनेस नहीं है कि आज चल रहा है, इसके अंदर प्रोडक्ट भी पड़े हुए हैं ऑलरेडी जो वर्क इन प्रोसेस में हो सकते हैं। हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि इन्वेंट्री आपके पास तीनों किस्म की हो सकती है, रॉ मटेरियल भी हो सकती है, वर्क इन प्रोसेस भी हो सकती है, फिनिश गुड भी हो सकती है। इस तरह इस केस के अंदर भी याद रखें कि आपके आपके प्रोडक्ट भी तीनों किस्म के आपके पास हो सकते हैं। और हाँ, आपके पास मटेरियल भी आपके पास अवेलेबल हो सकता है। मटेरियल और प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है? प्रोडक्ट आप तो डायरेक्टली सेल आउट करते हैं मार्केट, लेकिन मटेरियल जो है उससे आप अपना प्रोडक्ट बनाते हैं इन द फैक्ट्री। अब इसमें आगे चलते हैं, इसको देखते हैं इसमें क्या है। इट इज आल्सो कॉल्ड परचेज मटेरियल बजट को दूसरा क्या बोला जाता है? परचेज और परचेज रिक्वायरमेंट बजट, ये दूसरा तीसरा इसका नाम है। परचेज बजट इसको बोलते हैं, परचेज रिक्वायरमेंट। मटेरियल बजट शोज द अमाउंट ऑफ गुड्स टू बी परचेज फ्रॉम इट्स सप्लायर्स फॉर द पीरियड। पता चलेगा हमने, क्योंकि एक सेलर, एक टाइम तो वो सेलर होता है, लेकिन साथ साथ वो परचेजर भी होता है। सेलर तो अपने प्रोडक्ट का होता है, लेकिन वो परचेजर अपना इनपुट का होता है जो थ्रू सप्लाई या वेंडर परचेज किया जाता है। फिर बजट प्रिपेयर आफ्टर द कंप्यूटिंग प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट बाय प्रिपेयरिंग अ प्रोडक्शन बजट। ये लाइन जरूर याद रखें। देखो, बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूँ, आपके इसके कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात, मैं प्रैक्टिकली बात ये नहीं करता। देखो, जब आप प्रोडक्शन बजट बनाएंगे तो आपको सेल बजट बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, सेल बजट की वैल्यू आपने वहां पे एस्टिमेटेड सेल की वैल्यू आप वहां पे काउंट करेंगे, ठीक है। लेकिन जब भी मटेरियल बजट बनाएंगे, अगर आपसे कहा जाए ना कि प्रिपेयर ए मटेरियल बजट, तो आप पहले मटेरियल बजट नहीं बना सकते। प्रॉपर, इसलिए कि प्रोडक्शन बजट के एंड पे आपको पता चलेगा कि आपने कितनी प्रोडक्शन लेनी है। फिर उस प्रोडक्शन बजट को अटैच करेंगे अपना परचेज बजट या परचेज बजट। इसलिए मटेरियल बजट इज प्रिपेयर आफ्टर कंप्यूटिंग प्रोडक्शन बजट के बगैर आप अपना मटेरियल बजट नहीं बना सकते। अगर रिक्वायरमेंट हो कि प्रिपेयर अ प्रोडक्शन बजट, तो प्रिपेयर अ मटेरियल बजट, तो ये अंडरस्टूड है कि आपने पहले प्रोडक्शन बजट खुद बनाना है। उस प्रोडक्शन बजट का जो भी आपके पास डेटा मिलेगा, उस डेटा की बेस पे आप आगे चलेंगे। और मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल बजट डिटेल ऑफ द रॉ मटेरियल मस्ट बी परचेज टू फुलफिल द प्रोडक्शन। यस, पहले सेल को फुलफिल करने के लिए हमने प्रोडक्शन बजट बनाया, अब प्रोडक्शन को फुलफिल करने के लिए हम अपना मटेरियल बजट बनाएंगे। इसके अंदर भी अगेन उसी तरह का जो हमारे पास ऊपर वाला फार्मूला था, ये फार्मूला भी इसी तरह से है, लेकिन अब क्वेश्चन में दो चीजों को अलग अलग करना होगा। एक हमारा प्रोडक्ट है जो हम सेल आउट करेंगे इन मार्केट, दूसरा हमारा मटेरियल है जो हम सेल आउट नहीं कर रहे, हम परचेज से। तो इसमें भी देख लें, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, उसके साथ साथ एंडिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री, दो चीजों को अलग अलग रखना है। इससे पहले हमने जो चीजें की थी वो हम अपने प्रोडक्ट की बात कर रहे थे जो हम सेल आउट कर रहे हैं, अभी हम मटेरियल की बात कर रहे हैं। और आपके पास जैसे जैसे प्रोडक्ट, जैसे जैसे आपकी बजटिंग का क्वेश्चन इंक्रीज करेगा, रिक्वायरमेंट ज्यादा आएंगी, तो आपका डेटा भी एक्सपेंड, फिर उस डेटा के अंदर आपके पास सेल्स की वैल्यू भी होगी, कितना की वैल्यू होगी, और आपके पास अपने रॉ मटेरियल की वैल्यूज भी होंगी। तो फिर इसमें डिफरेंस करना या समझना कि कौन सी चीज आपका प्रोडक्ट है जिसको आप सेल आउट कर रहे हैं, और कौन सा आपका मटेरियल है जिसको आपका वेंडर सेल आउट कर रहा है। इन चीजों को फिर क्वेश्चन पे आते हैं। प्लीज प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट एंड मटेरियल। देखिए, ये इसमें तो लिख दिया गया प्रोडक्शन बजट और मटेरियल बजट। तो हमें कंफर्म है कि हमने सबसे पहले आपका बनाना है प्रोडक्शन बजट। कंफ्यूजन ना रहे, इन यूनिट्स में लिख लेता हूँ कि जी यूनिट्स में बनेगा फलाना फलाना डेटा। अब जरा डेटा को तो प्रोडक्ट, ओके, इसका मतलब ये हम सेल आउट कर रहे हैं।
अगर ये सेल आउट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इससे जो एस्टिमेटेड ये जो हमारे पास वैल्यूज है, एस्टिमेटेड सेल्स वाली वैल्यू है, ये हमें चाहिए। ये हमें काम पे चाहिए, ये हमें प्रोडक्शन बजट के लिए चाहिए। प्रोडक्शन बजट में हम क्या करेंगे? प्रोडक्शन बजट में हम अपने एस्टिमेटेड सेल की वैल्यू लिखेंगे और फिर क्लोजिंग स्टॉक को प्लस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ अ प्रोडक्ट, अगेन प्रोडक्ट, और फिर उसकी जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ द प्रोडक्ट जो है उसको माइनस करेंगे। अच्छा, फिर इसमें एक और मजे की चीज जिसने दे दी, जो हमारे पास अभी हमें यूज करनी पड़ेगी, कि जी ये जो आपका प्रोडक्ट है इसके तो हमने 80 यूनिट बनाने हैं, मान गया, लेकिन इसको बनाने के लिए 2 डिफरेंट किस्म का मटेरियल यूज होता है, जिसका हमने नाम नहीं लिखा, लेकिन उसको हमने मटेरियल 1 और मटेरियल 2 के नामों से, 2 की कोडिंग से हमने शो किया हुआ है। मतलब क्या है कि ये जो ए प्रोडक्ट है इसको बनाने के लिए 3 किलो आपका मटेरियल लगता है। तो 3 केजी जो मटेरियल लगता है उसके अंदर जो 1 केजी मटेरियल है वो आपको मटेरियल 1 का यूज करना होगा, और जो 2 केजी है वो मटेरियल कोड नंबर मटेरियल 2 का आपने यूज करना होगा। इस तरह से 2 + 1 = 3 केजी, ये 3 केजी से मिलके बनेगा। अब हमें पता है कि डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट होते हैं, उनकी प्राइसेस होती हैं, उसको भी हम देखते हैं। इसी तरह से ये डिफरेंट वैल्यूज आपको क्या बने। अगले में क्या कह रहा है? अगले में क्या, एस्टिमेटेड इन्वेंट्रीज एट द एंड एंड बिगिनिंग। अब जरा गौर करें, एस्टिमेटेड इन्वेंट्रीज हैं ये। एस्टिमेटेड इन्वेंट्री से मुराद ये कि ये आपकी रॉ मटेरियल इन्वेंट्रीज हैं आपके पास, ये आपकी एस्टिमेटेड प्रोडक्ट्स नहीं है। एस्टिमेटेड प्रोडक्ट इससे नीचे दी हुई है, क्योंकि हमें पता है कि प्रोडक्शन बजट के अंदर हमने एस्टिमेटेड सेल वैल्यू लेनी है और उसके साथ साथ हमने आपकी ओपनिंग और एंडिंग भी वैल्यूज लेनी है, लेकिन वो प्रोडक्ट का लेना है। लेकिन इसी फार्मूले की बेस पे हमने मटेरियल बजट भी बनाना है, लेकिन मटेरियल बजट के अंदर जो तीनों वैल्यूज लेंगे वो ऑलरेडी मटेरियल रिलेटेड होनी चाहिए, और डेफिनेटली मटेरियल रिलेटेड ही होंगी। तो इनमें दोनों में मैं फिर इस पे जोर दे रहा हूँ कि इनमें फर्क समझना जरूरी है। चले हम इसको देख लेते हैं। एस्टिमेटेड इन्वेंट्री जो ऑलरेडी हमारे पास मटेरियल बजट में आएगी, वो कह रहे हैं कि आपके पास अगर मटेरियल की टाइप देखें तो आपके पास 2 डिफरेंट टाइप का मटेरियल अवेलेबल है, जिसको 1 और 2 के से शो किए गए। 1 का जो आपका यूज होगा वो 10,000 kg होगा, और जो बिगिनिंग इन्वेंट्री है और एंडिंग इन्वेंट्री आपके पास ये ऑलरेडी गिवन है, और साथ साथ आपको इनकी प्राइस भी गिवन है कि जो मटेरियल 1 है उसकी जो परचेज प्राइस है वो 3 रुपीज पर केजी है, और जो सेकंड है उसके लिए 5 रुपीज पर केजी। इसी तरह से आपके पास प्रोडक्ट की भी ओपनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री आपको गिवन है। अब जरा 1 मिनट के लिए थोड़ा सा सोचें। हमने पहले बनाना है प्रोडक्शन बजट। अपने दिमाग से बात करें कि जी प्रोडक्शन बजट के अंदर हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं। नंबर 1 एस्टिमेटेड सेल, नंबर 2 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट, और ओपनिंग स्टॉक ऑफ अ प्रोडक्ट। अब तो देखें हमारे पास एस्टिमेटेड सेल ये गिवन है, 3 प्रोडक्ट है ABC, 3 कॉलम बनेंगे, एक डिस्क्रिप्शन का कॉलम बनेगा, 4 कॉलम बनेंगे। पहली लाइन में हम लिखेंगे एस्टिमेटेड सेल, उसमें ये लिख लेंगे वैल्यूज, उसके बाद हम उसमें प्लस करेंगे आपकी एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ प्रोडक्ट, ये 6,000, 2,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। साथ अगर कंफ्यूजन हो रही हो तो फिर इसको देखें कि ये चूंकि प्रोडक्ट ABC है इसलिए इसकी इन्वेंट्रीज भी ABC के साथ लिखी होगी। अगर आपकी मटेरियल की इन्वेंट्री की बात होती तो मटेरियल की कोडिंग हमने दी हुई है 1 और 2। ये देखो ये जो 1 और 2 है, इसका मतलब है ये 1 और 2 जो है ये मटेरियल बजट के अंदर, ये परचेज रिक्वायरमेंट बजट, ये परचेज बजट के अंदर ये वैल्यू यूज की जाएगी। लेकिन एस्टिमेटेड सेल वाली जो वैल्यूज हैं वो सेल बजट के अंदर भी यूज की जाएंगी और साथ साथ प्रोडक्शन बजट के अंदर भी यूज की जाएंगी। तो सिंपल ये वाली जो एस्टिमेटेड सेल है इसको सबसे पहली लाइन में लिखेंगे, उसके बाद इसमें प्लस करेंगे आपकी एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ द मटेरियल रिस्पेक्टिवली। इसको हम देखेंगे टोटल रिक्वायरमेंट की वैल्यू आई, उसमें से इसको माइनस कर देंगे, देखते हैं क्या हुआ है। देख लें 80,000, 40,000 एंड 100,000, 80,000, 40,000, 100,000, उसमें प्लस फिर करना है आपने इसको एंडिंग इन्वेंट्री को 6,000, 2,000, 8,000, 6,000, 2,000, 8,000 प्लस करें 86,000, 42,000, 108,000, और फिर इसमें से इसको माइनस कर दिया तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये आ गया कि 81,000 आपने। अब थोड़ा सा इस पॉइंट को जरा समझें, ये प्रोडक्शन बजट हमें क्या दे रहा है? प्रोडक्शन बजट हमें नंबर ऑफ यूनिट्स बता रहा है जो हमने प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट के लिए फुलफिल करना है। उसमें वो कह रहा है कि जो आपका प्रोडक्ट है उसके 81,000 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करने हैं, बी के लिए 38,000 और सी के लिए 98,000 है। अब सुनो, 81,000 यूनिट वैसे से तो नहीं बन जाएंगे ना। 81,000 यूनिट्स बनाने के लिए जो ए प्रोडक्ट है
उसको बनाने के लिए यहाँ पे उसने बताया ना कि जब ए प्रोडक्ट बनता है तो उसमें 2 किस्म का मटेरियल लगता है उसको बनाने के लिए। उसमें मटेरियल नंबर 1 लगता है 1 किलो और मटेरियल नंबर 2 लगता है 2 किलो। लिहाजा अब हमने ये एस्टिमेट करना है कि चूंकि हमने 81,000 नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, अभी कल से स्टार्ट करने हैं प्रोडक्शन, तो उसके लिए हम आज कितना मटेरियल ले आए जो अपने पास रखें ताकि हमारा सारा कुछ हो जाए। इसी तरह से बी प्रोडक्ट भी और सी प्रोडक्ट भी है। सो इसीलिए हम चलेंगे आगे मटेरियल बजट पे या परचेज रिक्वायरमेंट बजट के ऊपर। ये भी बेटा दोनों तरह से बनता है, इन यूनिट्स भी बनता है और ये इन अमाउंट भी बनता है। सबसे पहले जरा देखें, मैं यहाँ पे आ गया हूँ, इसको देखो, ये हम जो टू है, हम इसको मटेरियल बजट को डिजाइन करते हैं कि आपके पास जितने भी मटेरियल होते हैं, अगर आपके पास मटेरियल की टाइप्स 4 होगी तो हम 5 कॉलम डिजाइन करेंगे, अगर आपके पास 2 होगी तो हम 3 डिजाइन करेंगे और उसी तरह मटेरियल के नाम लिखेंगे। अब जरा देखें, प्रोडक्ट ए है ना, प्रोडक्ट ए को मीट करने के लिए 81,000 चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे भी 81,000 लिखा, मैंने यहाँ पे भी 81,000, क्योंकि ये 81,000 हमने प्रोडक्शन देनी है इन यूनिट। अब फिर जाके मैंने ऊपर जाके मैंने देखा कि जी इसको बनाने के लिए हमें क्या कॉम्बिनेशन चाहिए, 1 और 2 का चाहिए, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 मटेरियल ए में 1 के साथ और मटेरियल बी में 2 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी चीज को मैं रिपीट करूंगा अगेन। देखो मैं जाके प्रोडक्शन बजट में गया हूँ और मैंने देखा है कि मैंने इस महीने में कितनी प्रोडक्शन देनी है, 38,000 देनी है, तो मैंने दोनों कॉलम में 38,000 लिख लिया। देखो यहाँ पे भी मैंने 38 लिख लिया और यहाँ पे भी मैंने 38 लिख लिया। उसके बाद अब जाके मैं ऊपर कॉम्बिनेशन देखूंगा कि यार जब मैं बी प्रोडक्ट बनाने के लिए शुरू करूंगा फैक्ट्री के अंदर, तो चूंकि 2 ही किस्म का मटेरियल, तीनों प्रोडक्ट के अंदर 2 ही किस्म का मटेरियल यूज हो रहा है, तो इनकी कॉम्बिनेशन क्या है, इनकी 2 और 4 कॉम्बिनेशन है। उसी 38,000 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 और 4 को, उससे वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से मैं सी में भी जाऊंगा, उसकी 98,000 है, मैं 98 दोनों लिखूंगा। ऊपर कॉम्बिनेशन में जाऊंगा, 3 1 की कॉम्बिनेशन मिलती है, 3 1 की कॉम्बिनेशन में यहाँ पे तक इसको प्लस कर दूंगा और इसको प्लस मल्टीप्लाई करने के बाद फिर अपने सम करना चाह रहा हूँ, देखना चाह रहा हूँ कि इस दफा की प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट कितनी बनती है। अब इसमें देखें, ए प्रोडक्ट की 81,000 फॉर अ मटेरियल 1, इसी तरह से 76,000 और 94,000 बीसी के लिए, इनके लिए भी सेम। और अब हमें पता चला कि जी प्रोडक्शन को मीट करने के लिए, इस दफे की प्रोडक्शन को सिर्फ प्रोडक्शन की बात की जा रही है, बफर स्टॉक वगैरह की बात नहीं की जा रही, सिर्फ प्रोडक्शन को मीट करने के लिए मुझे 451,000 केजी मटेरियल 1 का चाहिए होगा। और इसी तरह से मुझे इस प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए 4,112 4,1,000 केजी हम मुझे चाहिए होगा मटेरियल, जो बी मटेरियल है, 2 या बी मटेरियल है, उसका चाहिए होगा, तो हम पूरा कर सकेंगे। लेकिन फार्मूला के अंदर अगर आप इसको देखें, बात करें, तो मैंने आपको बताया है कि जब भी हमारे पास बजट बनता है, ये प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट आ गई, लेकिन इसके साथ साथ एंडिंग इन्वेंट्री को भी हमने मेंटेन करना होता है, जो बफर स्टॉक। देखो आपको कुछ जैसे प्रोडक्ट के केस में आपने बफर स्टॉक मेंटेन करना होता है, कोई फ्यूचर के अंदर अगर आपकी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाए, इसी तरह से आपने अपना रॉ मटेरियल भी अपने पास एज ए बफर स्टॉक मेंटेन करना होता है कि कभी कोई ऐसा अचानक ऑर्डर आ जाए जिसके लिए आपको आपको सेल से अलग हो, सेल से ऊपर अगर आपको नॉर्मल सर्कमस्टांसेस से हट के हो, तो उसके लिए ताकि आपके पास इतना मटेरियल अवेलेबल हो कि आप उसको यूज करके उनकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकें। अब इसमें फिर मैं देखूंगा, मैं क्वेश्चन में फिर चला गया हूँ। क्वेश्चन में चूंकि हम अब मटेरियल की बात करें तो मटेरियल की देखेंगे। ये देखो, ये मटेरियल का है, मटेरियल की ये बिगिनिंग इन्वेंट्री है और मटेरियल की ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो सबसे पहले हम इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री को प्लस करते हैं 12,000 केजी और 15,000 केजी के साथ। तो यहाँ पे आ जाएं कि टोटल रिक्वायरमेंट तक हम पहुंच गए थे, जो टोटल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट फॉर दिस पार्टिकुलर पीरियड। इसमें डिजायर एंडिंग इन्वेंट्री जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि ये आपके पास मौजूद है 12,000 और 15,000, ये देख लें, ये आपकी इन्वेंट्री की जो डिफरेंट एंडिंग और ओपनिंग है वो आपके पास मौजूद है। और इसी तरह से 10,000 12,000 भी आपके पास मौजूद है। तो हमने जब हम इसको प्लस करेंगे तो टोटल, अब डिजायर एंडिंग, इससे टोटल रिक्वायरमेंट आ जाएगी। अब टोटल रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट होती है, बल्कि आप अपने पास लिख सकते हैं टोटल रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट प्लस बफर स्टॉक रिक्वायरमेंट, या प्लस सेफ्टी स्टॉक भी आप लिख सकते हैं कि प्रोडक्शन भी मीट होगी
और प्रोडक्शन के साथ साथ हमने बफर स्टॉक भी मेंटेन कर दी। टोटल रिक्वायरमेंट आपके पास ये ऑलरेडी मौजूद है। अब टोटल रिक्वायरमेंट मौजूद है, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री भी मौजूद है, जिसको माइनस करेंगे। ये आपके पास 10,000 12,000 आपके पास ये ओपनिंग इन्वेंट्री मौजूद है। 10,000 12,000 को माइनस करेंगे तो अब आप देखें ये जो आपके पास वैल्यू आई है, ये फर्स्ट वैल्यू आई है जिसको हमने लिखा है मटेरियल बजट इन यूनिट्स। इसका मतलब क्या है कि आप प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट भी पूरी कर सकते हैं, बफर स्टॉक भी पूरी कर सकते हैं, साथ साथ आपने ओपनिंग इन्वेंट्री को भी अकाउंट फॉर कर दिया है। अब आपने जो मटेरियल 1 खरीदना है वो 453,000 kg खरीदना है, और आपने जो मटेरियल 2 खरीदना है वो 415,000 kg खरीदना है, जिससे आपके सारे काम हो जाएंगे। अब उसकी प्राइस को देख लें कितनी प्राइस है। ये यहाँ पे अवेलेबल थी 3 और 5 के साथ, तो हम 3, इसका मतलब है 3 रुपीज पर kg आपका मटेरियल 1 आपको मिल रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट से अमाउंट की तरफ चले गए, और इसी तरह से आपने यहाँ पे जब सेकंड मटेरियल के लिए भी उसकी प्राइस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से बेटा ये एक क्वेश्चन और भी है, इसको मैं थोड़ा सा सिर्फ आपके क्वेश्चन को आपको मोटा मोटा मैं आपको समझा देता हूँ, फिर हमारी क्लास शायद खत्म भी हो जाएगी, टाइम हमारा कंप्लीट भी है। ये जरा देखें, अगेन एक छोटी सी बात करूँ, अगर आपने मुझे अभी तक सुना या नहीं सुना, कुछ अगर आपको थोड़ा सा उसमें कुछ इंटरनेट के इशू आए, अब अभी के जो 5 मिनट है लास्ट, इसको जरा गौर से सुने। मैं मोटी मोटी चीज़ों को रिपीट भी कर देता हूँ, और चूंकि ये क्वेश्चन 10.6 है, इसके अंदर आपके पास प्रोडक्शन की और मटेरियल की सारी चीजें आ रही हैं, तो जल्दी से हम इसको देख लेते हैं। बजटिंग के अंदर मैंने देखा है कि जब भी हम बजटिंग करते हैं या बजटिंग रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं तो हमें कुछ सा डेटा, बहुत एक लेंथी सा हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है। तो सबसे पहले डेटा को अगर आप समझ लें, उन चीज़ों को अलग अलग कर दें, तो फिर आपको सिर्फ अपने चीज़ों को यहाँ से उठाना है और उसके जो रेलिवेंट बजट के अंदर प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है, और आपकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इशू ये है कि आप अगर राउंड वैल्यू को उठाएंगे, तो अगर ओपनिंग की जगह क्लोजिंग को ले लेंगे या मटेरियल की जगह आप प्रोडक्ट को ले लेंगे, तो आपका सारा बजट जो है वो जीरो हो जाएगा। अब सबसे पहले ये हमारा जो पहला रो है, पहला टेबल है, इसको जरा गौर से देखें तो इसमें हमारे पास प्रोडक्ट दी हुई है। प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास ये 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट, एक्स, वाई एंड जी। इसके अंदर सेल यूनिट्स हमारे पास दी गई, हमने 700 यूनिट सेल आउट करने, 500 यूनिट सेल आउट करने, 900 यूनिट सेल आउट करने, और साथ साथ हमें सेल प्राइस भी आपको ऑलरेडी गिवन है। अगर इसका मैंने सेल बजट बनाया होता तो बड़ा आसान था, मैं इसको ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन करता और फिर इसको 700 मल्टीप्लाई बाय 250 करके और इसी तरह से इन सबको मल्टीप्लाई करके इसको अमाउंट में कन्वर्ट कर देता। लेकिन चूंकि इसमें हमने सेल बजट नहीं बनाना, हमने प्रोडक्शन से ऑनवर्ड चलना है, तो हमें पता है कि प्रोडक्शन बजट जब भी हम बनाएंगे इन यूनिट्स होगा, लिहाजा ये वाली जो वैल्यूज हमारे पास हैं ये हमें काम आएंगी इन सेल्स की, इन यूनिट्स की वैल्यू। एक बात, दूसरी में आ जाए इन्वेंट्री ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड। अब यार जरा देखें, ये तो ऊपर वाले प्रोडक्ट थे, अब हमारे पास इन्वेंट्री आ गई है, हमारे पास रॉ मटेरियल जो हम चीज़ों को बनाने के लिए यूज करते हैं। उसमें जरा आप देखें तो हमारे पास इस केस के अंदर 3 टाइप का मटेरियल है। मैं मीन हम इस 3 टाइप की मटेरियल की डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ हम अपने 3 टाइप का डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसको मार्केट में सेल आउट करते हैं। इसकी भी देखो ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास ऑलरेडी गिवन है, और इसकी आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री भी ऑलरेडी आपके पास गिवन है, और साथ साथ प्राइस भी आपके पास गिवन है। लिहाजा हमारा पास मटेरियल की एक ही जगह सारी चीजें अवेलेबल हैं। लेकिन इसके साथ साथ जरा गौर से देखें तो जब हम प्रोडक्शन बजट बनाएंगे तो हमें प्रोडक्ट का भी ओपनिंग और एंडिंग और फिर उसकी एस्टिमेटेड सेल चाहिए होगी। एस्टिमेटेड सेल इन यूनिट्स तो हमारे पास आ, लेकिन इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी हमें क्वेश्चन में चाहिए होगी। तो ये देखो इन्वेंट्री ऑफ द फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट, यस ये है हमारे पास। अगर इसमें अगर कभी कंफ्यूजन आए तो सबसे पहले सिर्फ अपने आप को इसलिए समझा लिया करें कि जी आपके प्रोडक्ट के नाम क्या है, एक्स वाई जी। अगर आपके प्रोडक्ट के नाम है तो लिहाजा उसकी इन्वेंट्री भी एक्स वाई जी से रिपोर्ट की जाएगी, और उसकी जो रिक्वायरमेंट है, कम्बिनेशन है, वो भी एक्स वाई जी से ही रिपोर्ट किए जाएंगे। इसमें देख लो, ये आपके पास ओपनिंग है, ये आपके पास एंडिंग आपके पास पड़े हुए हैं, और साथ साथ आपके पास डिफरेंट प्राइसेस भी आपके पास गिवन है। यहाँ पे देखें तो ये आपके डिफरेंट कम्बिनेशन बता रहे हैं। देखो हमने बात की अंदर 3 प्रोडक्ट हम एक्स वाई जी हमने सेल आउट करने जा रहे हैं, ये बता रहे हैं, और साथ साथ हमारे पास 101, 102, 103 3 किस्म के डिफरेंट हमारे पास मटेरियल होते हैं। अब ये कह रहा है कि एक्स को बनाने के लिए टोटल जो आपको चाहिए होता है, मैं सपोज करता हूँ, मैं इसको अगर केजी में ले लूँ, मैं सपोज करता हूँ कि ये जो मटेरियल है इसका नेचर
किलो में हो रहा है, इसका यूनिट किलो है अगर, तो देखें एक्स को बनाने के लिए हमें 12 kg मटेरियल, टोटल 12 kg चाहिए होता है। और वो 12 kg के अंदर अगर देखा जाए उसकी कम्बिनेशन में शामिल है 2 kg फॉर 101, 7 kg फॉर 102 और 3 kg फॉर 103। ये डिफरेंट टाइप के मटेरियल अवेलेबल हो गए, इसको यूज करेंगे। इस तरह वाई जब प्रोडक्ट हम बनाएंगे तो इसको बनाने के लिए हमारे पास 14 kg टोटल मटेरियल कंज्यूम होगा। उस 14 kg को जरा देखें तो उस 14 kg में 5 kg हमारे पास 101 होगा, 3 kg 102 होगा और 3 kg हमारे पास 6 kg 103 होगा। और इस तरह से हम इसको बनाएंगे। अब सिंपल सी बात है कि सबसे पहले क्योंकि हमें प्रोडक्शन मटेरियल बजट बनाना है तो प्रोडक्शन बजट डेफिनेटली बनाना पड़ेगा। उसमें क्या आएगा, सबसे पहले एस्टिमेटेड सेल्स आपके पास ये वाली आ जाएगी, फिर हमने उसमें ये क्लोजिंग स्टॉक को हम प्लस कर देंगे और ओपनिंग स्टॉक को हम माइनस कर देंगे। चलें देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है एस्टिमेटेड सेल्स 700, 500, 900, ओके। उसके बाद हमने क्लोजिंग स्टॉक जिसको अगेन बफर स्टॉक बोलता हूँ 70, 140, 70, 140। इससे आपके पास टोटल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट आ जाएगी, टोटल यूनिट रिक्वायरमेंट आ जाएगी आपके पास। और उसमें से फिर हम अपना ये वाला जो ओपनिंग स्टॉक है इसको माइनस कर देंगे 280, को माइनस करें तो ये आपके ओवरऑल आ गया। अब ये हमें ये बता रहा है कि आपने 750 एक्स का प्रोड्यूस करना है, वाई का आपने 520 करना है और जी का आपने करना है 890। अब हमने मटेरियल रिक्वायरमेंट करनी है तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट वाइज इसको हम कैलकुलेशन करेंगे। 750 है तो मैंने यहाँ पे लिखा 750। तीन डिफरेंट किस्म के हमने प्रोडक्ट बेचने हैं और उन 3 डिफरेंट प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमने 3 डिफरेंट किस्म का मटेरियल यूज करना है। लेकिन इस दफा जो हम प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं उसमें जो प्रोडक्ट एक्स है उसकी प्रोडक्शन हमने देनी है 750। अब क्वेश्चन ये 750 आपने बनाने के लिए एक यूनिट की अगर बात की जाए कि एक यूनिट पे कितना मटेरियल लगेगा तीनों का, तो हम ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पे जाएं तो हमारे पास ये रिक्वायरमेंट ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है जिसके अंदर वो बता रहा है कि आपने एक्स को बनाने के लिए आपको 3 किस्म का तो लगेगा ही, लेकिन उन 3 किस्म में से आपके पास जो कम्बिनेशन बनेगा वो 2, 7 और 3 का बनेगा। तो हम जहाँ पे जाके 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 102 को, और 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। इसी एक में और जल्दी से रिपीट कर देता हूँ कि इस तरह से हमने अगर वाई की बात करनी है तो सबसे पहले प्रोडक्शन में जाना है। प्रोडक्शन वाई को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमें इस दफा प्रोडक्शन देनी है वो 520 है। तो मैंने देखो यहाँ पे 520, ये तीनों में 520 लिख दिया। ये तीनों में 520 लिखने के बाद फिर आपने इसकी कम्बिनेशन को देखना है कि यार ये क्या कम्बिनेशन इसमें यूज होता है। वाई की कम्बिनेशन में जाएं तो यहाँ पे यूज हो रहा है 5, 3 एंड 6। ये देख लो हमने यहाँ पे 5, 3 एंड 6, 5 फॉर 101, 5 फॉर 101, 102 के लिए 3 और 103 के लिए आपके पास 6 मल्टीप्लाई करो। इसी तरह जी को भी आप देखें, जी की वैल्यूज ये आपके पास पड़ी हुई हैं और इसकी कम्बिनेशन भी ऑलरेडी आपके पास ये वाला पड़ा हुआ है। तो इससे हमारे पास आ जाता है प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट में। उसके बाद फिर हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए। क्लोजिंग, अब देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री किसकी चाहिए, हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ द मटेरियल चाहिए। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ द मटेरियल ये आपके पास मौजूद है 400, 250 एंड 350, 400, 250 एंड 350। तो इससे हमारे पास टोटल रिक्वायरमेंट आ जाती है। टोटल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए टोटल रिक्वायरमेंट में आपको पता है हमारी प्रोडक्शन भी आ जाती है प्लस सेफ्टी स्टॉक भी हमारा यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद हमारा आखिरी पॉइंट होता है ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ द मटेरियल अवेलेबल है, उसको माइनस करेंगे। जैसे ही उसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास मटेरियल बजट इन यूनिट्स आ जाएंगे और उसके बाद अगर उसको प्राइस पे कन्वर्ट करना होगी तो हमारे पास ऑलरेडी प्राइस भी अवेलेबल है। प्राइस ये हमारे पास अवेलेबल है 10 पर यूनिट आपके पास है जी। 101 का 15 और 25, 10, 15, 5, 10, 15 और 25 के साथ इसको 10, ये 10 ये सेंटर में पॉइंट है। अच्छा 10, 15 और 25 के साथ यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल मटेरियल इन अमाउंट आ जाएगी। छोटे छोटे से 2 बजट हैं जी जो आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, ठीक है। एक लेबर बजट है और एक एफओएच बजट है।